10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 22 देखा था, चार्जिंग सेक्शन। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड पर्टिनेंट देयर टू ऑफ विच एसएससी इज द ओनर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 34। अच्छा 24। दूसरा सेक्शन 23 बताया था, 23 बताया था computation of annual value, fair rent or municipal value, whichever is lesser higher, fair rent number 1, fair rent number 1 or standard rent, whichever is lower, fair rent number 2, fair rent number 2 or actual rent. If actual rent is higher, then fair rent number 2 is gross annual value, एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और अगर एक्चुअल रेंट कम है तो ये देखेंगे कि एक्चुअल रेंट इज लोअर ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ द हाउस। इफ यस देन गो फॉर एक्चुअल रेंट, इफ नॉट, इफ ड्यू टू एनी अदर केस देन गो फॉर फेयर रेंट नंबर 2। अच्छा, और एक्चुअल रेंट डजंट इंक्लूड व्हाट? एक्चुअल रेंट डजंट इंक्लूड व्हाट? अनरियलाइज्ड रेंट। Unrealized rent will be deducted out from the total actual rent if all these 4 conditions which are mentioned in Rule 4 are fulfilled. The first condition, tenancy was, yeah, tenancy is bona fide, was, tenancy was bona fide. Tenant has vacated all the property belonging to the SSE. SSE has taken all the legal steps against the tenant to recover the unrealized rent. And last, the SSE has made satisfied to the AO that all the efforts done to recover the unrealized rent are fruitless. Clear है कि अब कोई फायदा मिलने वाला नहीं। If all these 4 conditions are fulfilled, then our actual rent will be reduced by that portion of the amount which is unrealized. Clear? Section 22, 23, 24 की बात करते हैं। 24 में डिडक्शंस बताई गई हैं और 2 डिडक्शंस हैं, 24A एंड 24B। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, इन टोटालिटी इट इज गिवन एज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ व्हाट? NAV, एंड NAV मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरीकों से मैंने बताया था, या तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का हो या फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो। अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का है तो क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे है या लेट आउट या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी पर है? अगर इंटरेस्ट लेट आउट या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी पे है तो 100% अलाउड होगा बिना किसी शर्त के। और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी पर है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, 30,000 रुपये या 2 लाख, कौन सी लिमिट जाएगी? अगर लेट आउट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर है तो 30,000 या 2 लाख किस पर लगेगा? लेट आउट निकल गया था क्या पहली बार? अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर है तो 30,000 या 2 लाख। अच्छा, 2 लाख के लिए हमको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। इफ आई जस्ट वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ ₹2 lakhs ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, देन आई हैव टू फुलफिल दीज 3 कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन, द लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 April 1999। Second condition, loan is specially taken for construction or acquisition of the house and not for the repair and any other purpose. Last condition, the house must be get completed within a 3 years from the end of the year in which the loan was taken. That's it. Clear? अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो हमें 2 लाख की छूट मिलेगी बेटा, अगर नहीं हो पाए तो 30,000 की। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेटेड आता है 1.5 लाख रुपए, देन यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ ₹1,50,000। अगर आपका इंटरेस्ट आता है 1,70,000 तो आप 1,70,000 की डिडक्शन पा सकते हो। अगर आता है 2 लाख तो 2 लाख की डिडक्शन ले सकते हो। 2,10,000 देन योर मैक्सिमम डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख।
क्लियर? पक्की बात, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। यहाँ तक भी हो गया था और यहीं तक ही हुआ था शायद, और हमने एक फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू प्रेजेंट योर कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाँ या ना, और मैंने ये बताया था सेक्शन 23 के रूल्स लगेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हमें सर जी ये बता दो लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद फॉर्मेट को फिर से एक बार रिवाइज करके देखेंगे, ठीक है ना। पहले हमें ये बता दीजिए कि लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद जरा ये फॉर्मेट बताने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये याद रखो, तुम लोग गलती करोगे थोड़ी देर बाद, मैं अभी बता रहा हूं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जवाब क्या दोगे, गलत दोगे, और उसके बाद सर पीटोगे, ठीक है ना। चलो, कितने लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद जवाब सही आएगा? नहीं, तुमसे नहीं पूछे हाँ, बाकी लोग सबका सही आएगा, और हम कहते हैं गारंटी से कि सबका जवाब गलत आएगा। सोच लो, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर बैठा लो, और उसके बाद तुम लोग गलत जवाब भी देना, वही चीज़ बोलोगे लेकिन गलत बोलोगे। कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तब मानी जाती है, कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तब मानी जाती है जब उससे साल भर में, सोचो ना, जब उससे साल भर में 1 रुपए भी न कमाया गया हो। ओहो, when not a single penny has been earned out from that property as a rent। क्लियर है? पक्की बात है। अगर आपने 1 रुपए भी कमा लिया तो अब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं रही। सेट कर लिया दिमाग में? सोच लो, थोड़ी देर बाद गलत जवाब देने के लिए तैयार। लग तो नहीं रहा है सर हम लोग गलत जवाब देंगे, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो देखते हैं तो चल आगे बढ़ सकते हैं। कितनी छोटी सी लाइन बताइए, इस लाइन को किनारे करते हैं। अब आते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी पर। कोई भी मकान जिसको मैंने किस प्रीवियस ईयर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर रेंट पर उठाया था, यानी कुछ कमाया था, उसको हम लेट आउट प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं? लेट आउट प्रॉपर्टी का। एक साथ आप कितने घरों में रह सकते हैं? ये घर आपका अंधेरी में है, ठीक है, और दूसरा घर आपका मजनू का टीला में है। हो सकता है? नहीं हो सकता। ये दिल्ली में है और ये मुंबई में है। हाँ बताओ, एक साथ कितने घरों में रह सकते हो? कर है दोनों। तुम्हारा एक पैर दिल्ली में और एक पैर मुंबई में। घाट को पार चले जाओगे। देखो देखो इधर, ये क्लियर है? नहीं समझे? मुंबई में ही हो सकता है आपका एक और घर हो, बांद्रा में। नहीं हो सकता? एक साथ कितनी जगहों पर रह सकते हो? 1 या 2? 1 या 2? गवर्नमेंट ने कहा आप एक बार में केवल एक ही जगह रह सकते हैं। इस चीज को तो दिमाग में सेट कर लो। अगर आप एक साथ एक घर में रह सकते हैं, मान लो आपने ये घर और ये घर अपने लिए रखा, ये घर आपने रेंट पे दे दिया, किराए पर दे दिया। क्या कर दिया? किराए पर दे दिया। बाकी ये 2 बचे। गवर्नमेंट ने हमको एक ऑप्शन दे दिया, किसी एक घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और दूसरा घर अपने आप डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। नाम ही है डीम्ड लेट आउट, लेट आउट मान लिया जाएगा। बार बार डीम्ड के साथ मान लिया जाएगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। लेट आउट
मान लिया जाएगा, यानी कि डीम्ड लेट आउट हो जाएगा। मान लिया जाएगा कि वो घर आपने किराए पर दे दिया। अगर आपने इस घर को चुन लिया, अगर आपने इस घर को चुन लिया कि ये मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रखूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डीएलओ हो जाएगा, डीम्ड लेट आउट। और अगर आपने इसको डीएलओ माना है तो इसमें और इसमें घर के कैलकुलेशन में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, ये चीज तो याद रखो। जितना इंटरेस्ट यहाँ पर 100% अलाउड होता था, यहाँ पर भी 100% इंटरेस्ट अलाउड होगा। ऑल द बेनिफिट्स विल बी गिवन टू दैट प्रॉपर्टी एज इट इज गिवन टू द लेट आउट प्रॉपर्टी, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन सर यहाँ तो रेंट मिलता था, यहाँ तो रेंट मिलता ही नहीं, देखा जाएगा। फिलहाल डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों एक जैसी ही प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है, कहीं कोई फर्क नहीं होता। नाम केवल अलग इसलिए हो गया क्योंकि एक्चुअल में किराए पर उठाया हुआ नहीं था, खाली था। क्या था? अब क्लियर है? चले आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आपने चुन लिया तो बाकी जो प्रॉपर्टीज बची हैं या तो वो एक्चुअल लेट आउट होंगी या तो डीम्ड लेट आउट होंगी। एक प्रॉपर्टी को आपने चुन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो बाकी बची प्रॉपर्टीज आपकी या तो होंगी लेट आउट या डीम्ड लेट आउट। क्लियर? पक्की बात है। आगे चल सकते हैं, हटा दें। मेरे पास एक घर है, हाउस नंबर 1। इस घर में मैं खुद रहता हूं। ये घर मेरा हाउस नंबर 2 है और इस घर में मैं बिजनेस चलाता हूं। नहीं चला सकता, मैं नहीं चला सकता बिजनेस, चला सकता। जरूरी है किराए पर ले करके ही बिजनेस चलाएं, अपने घर से बिजनेस नहीं चला सकते। मेरे पास एक और घर है और ये मैंने लेट आउट कर रखा है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। किराएदार बेचारे रहते हैं उसमें, घर है उनका। मेरे पास एक और घर है और वो घर मैंने लेट आउट कर रखा है बिजनेस पर्पस के लिए। ओहो, मेरा बिजनेस नहीं चलता, किराएदार का बिजनेस चलता है, वो गोडाउन में यूज करे, क्या करता है, हमसे क्या लेना देना। हो सकता है ना, ये मेरा बिजनेस है। दोनों में फर्क समझना। ये किसी दूसरे का बिजनेस मेरे प्रॉपर्टी में चलता है। दिक्कत है कोई? एक और घर है। कितने घर हैं सर? ये वैकेंट है, खाली है। सबसे पहला, इस घर की बात आगे से ना करना। इसके लिए आपका एक अलग हेड बना हुआ है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने ये घर बिजनेस को दे दिया है, देन ऑल द ट्रीटमेंट एवन ऑफ बिजनेस एंड ऑफ हाउस विल बी ट्रीटेड इन अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आप घर का रिपेयर करवाते हो, इस हेड से कोई लेना देना नहीं। घर का इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। सारी की सारी इनकम और खर्चे इस घर से रिलेटेड जो होंगे वो पीजीबीबी में ट्रीट किए जाएंगे। बात खत्म। आगे से इस घर की तो बात भी मत करना हाउस प्रॉपर्टी में। हम उस बिजनेस की बात कर रहे हैं जो बिजनेस मेरा है और मेरे ही घर में चलता है। हम उस बिजनेस की बात कर रहे हैं जो घर मेरा है और मेरे ही घर में बिजनेस चलता है। क्लियर है? अब बात करते हैं पहले वाले की, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील होगी ना। कैलकुलेशन मत करना, सोचना भी पाप है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं ना। मिला क्या कि तुमको कोई अर्निंग किए हो? नहीं किया।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0। माइनस कर दो म्यूनिसिपल टैक्स, नील। जब हमारा इनकम नहीं है तो टैक्स क्यों डिडक्ट करोगे? तो इसका एनएवी हमेशा क्या आएगा? नहीं। सोचना ही नहीं है। सोचो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके लिखना, आंख खोल करके, आंख बंद करके एनएवी कितना आएगा? 0। क्लियर? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30%, 30%, 0 का 30% कितना? सोचना क्या है इसमें? अरे 30% ऑफ एनएवी मीन्स 0, लिखो मत अभी। 30% ऑफ एनएवी मीन्स 0। माइनस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। 2 लाख रुपए मैक्सिमम या 30,000 रुपए मैक्सिमम, यही तो हो सकता है। या तो 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम। अगर 2 लाख की लिमिट में मैं फॉल करता हूं तो एक 60 हो सकता है, एक 40 हो सकता है, एक हो सकता है 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, एक 90 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। 30,000 की लिमिट में अगर मैं फॉल करता हूं तो 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 28,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 31 नहीं हो सकता। क्लियर है? वो देखा जाएगा, शर्तों को फुलफिल किया जाएगा। ये मेरा क्या आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकता हूं, वो ये कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है और उस लॉस को लाने के पीछे केवल और केवल एक ही फैक्टर है और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रिजल्ट हमेशा -0 रहेगा, बट इट कैन बी लॉस, इट कैन बी लॉस। और वो लॉस लाने के पीछे एक ही फैक्टर होगा और वो फैक्टर होगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? पक्की बात है। अब तो हमें इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर घर लेट आउट या डीम्ड लेट आउट हो तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा किया जाता है, कोई फर्क नहीं माना जाता। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात करेंगे तो तुरंत चले जाएंगे हम किस सेक्शन में? माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, और इसके लिए मैंने बताया था पेड होना चाहिए और पेड बाय एसएससी होना चाहिए, हाँ या ना? ये आ गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो 30% ऑफ एनएवी, बोलो ना, और लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना आएगा उतना, जो बचा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब फॉर्मेट क्लियर है बिल्कुल? हमें नहीं लगता अब फॉर्मेट में कहीं किसी को दिक्कत होगी। जब भी बनेंगे ये 2 ही फॉर्मेट बनेंगे। ये आता है तो बड़ी खुशी मिलती है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्यों जमाई? पक्का हम पैक होकर के आया है, कहीं से हवा घुस न जाए कान वान में, बिल्कुल पैकिंग के साथ। यहाँ तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, इस घर का कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा, मान गए? इस घर का कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा। इस घर का कैलकुलेशन बिजनेस है, इसी के हिसाब से होगा। हमें क्या मतलब किराएदार क्या कर रहे हैं, है ना? इस घर का कैलकुलेशन, मैंने कहा हमको गवर्नमेंट एक घर की छूट देती है, आप बता दो, ये आप बताओ हाउस नंबर 5 या हाउस नंबर 1, किसको आप यहां ट्रीट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। एक को सेलेक्ट कर लो, दूसरा अपने आप यहां चला आएगा। पक्की बात है? किसको सेलेक्ट करेंगे? नहीं, किसको सेलेक्ट करेंगे? हम साल भर 12 महीने यहीं पर रह रहे थे, साल भर मैं यहीं पर रहा 12 महीने, मैं यहां कभी चेहरा भी नहीं देखने गया इस घर का, कैसा है कैसा नहीं है। बताओ किस घर को सेलेक्ट करेंगे? नहीं, हमें तरीका बताओ। इस घर में मैं रह रहा था, उसमें नहीं रह रहा था।
मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रहा, सारा का सारा 12 महीना मैं यहां रहा। अब बताओ किसको सेलेक्ट करेंगे? 5 को। गलत है, मैंने वर्ड यूज किया, ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। आप किसी एक घर को चुन लो। क्या कर लो? चुन लो। नहीं समझे मेरी बात? तो चुन लो हाउस नंबर 1 या हाउस नंबर 5। ऐसे घर को चुनेंगे जिसके कारण हमारा टोटल इनकम कम हो जाए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। है तो मेरी जेब में उतना ही रुपया जितना हमको इन 5 घरों से कमाना था, लेकिन हम गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट कार्ड वो पेश करेंगे जिसमें हमारी इनकम कम शो हो, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए। अब क्लियर है? पक्की बात है। फिलहाल बाद में स्टडी करेंगे। हमको ऑप्शन मिला है हाउस नंबर 1 और 5। हम उस घर में रहे या नहीं रहे इररेलेवेंट है। हो सकता है हम यहाँ पर 10 महीने रहे हों, हो सकता है 2 महीने हम यहाँ रहे, हम इसको चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। क्लियर है? हटा सकते हैं, कहीं कोई नोट करने की जरूरत नहीं, आपको मैंने दे दिया। अगर नोट करना हो नोट करें, अदरवाइज मैंने दे दिया है आपको। पेज नंबर 2 एंड 3। पेज नंबर 2 पर देखें, फॉर लेट आउट और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, और नीचे लिखा हुआ है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दोनों दे रखा है मैंने। असाइनमेंट में गलती से अगर 150 लिखा हुआ है आपके, तो उसको 2 लाख कर देंगे, 150 को 2 लाख कन्वर्ट कर देंगे आप लोग। हटा सकते हैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, नहीं है? कुछ एक चीजें देखें। ये मेरा घर, ये घर में एंटर करने का दरवाजा, ये लॉन है, एक दरवाजा यहां से, एक दरवाजा यहां से, बीच में है पार्टीशन। इस घर में मैं रहता हूं और इस घर में किराएदार रहता है। घर एक, और म्यूनिसिपल वैल्यू हमें पूरे घर की मालूम है 2 लाख रुपए। बताओ, जो हमें रेंट मिलेगा कितना मिलेगा? अगर पूरे घर की म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है तो रेंट कितना मिलेगा इस हिस्से का? ये कौन सी बात हुई 1 लाख? अरे हमको 60,000 मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, उससे क्या लेना देना? म्यूनिसिपल वैल्यू से इसका क्या लेना देना? तुम इसको क्यों प्रपोर्शन कर रहे हो? कुछ भी मिल सकता है। तो अब बताओ, हाँ, अब बताओ क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट करें? घर एक है सर, अब तक तो ये सोचा ही नहीं। अब तक तो ये सोच रहे थे एक घर मुंबई की अंधेरी में, उसको दूसरा घर मुंबई के बांद्रा में, लेकिन ये क्या, ये तो एक ही दरवाजा है घर में एंटर करने का। ऐसा ही तो होता है नॉर्मली। हाँ बताओ, इसको 2 घर मान ले, नहीं 2 घर मान ले, 3 घर माने, 1 घर माने, ये 2 मानेंगे। घर का मतलब एक कंप्लीट यूनिट होती है। क्या होता है? ये पूरी एक अलग यूनिट है जिसमें बंदा रह सकता है, ये पूरी एक अलग यूनिट है जिसमें बंदा रह सकता है। ये अब 2 घर हो गए, ये एक घर नहीं है, 2 घर। ठीक, हाउस नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी 2 घर माने जाएंगे। हाउस नंबर 1 का पार्ट ए के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू अब हो जाएगी कितनी, और बी के लिए, अब क्लियर है? ये 2 डिफरेंट यूनिट्स मानी जाएंगी और दोनों का कैलकुलेशन अब अलग अलग हो सकता है, हो सकता है, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
हटाए इसको। चलो, ये घर हटा दिया मैंने। अब घर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे ही तो होगा। दो फ्लोर है, 3D एनिमेशन। ये फ्लोर नंबर 1, ये फ्लोर नंबर 2, देखो अब दिखाई देगा, दो घर दिख रहे हैं ना। ये फ्लोर नंबर 2 और ये फ्लोर नंबर 1, ठीक। अब बताओ, इस घर में मैं नीचे रहता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, और फर्स्ट फ्लोर को मैंने लेट आउट कर दिया। हो सकता है नहीं? एक घर माना जाएगा या दो? एक घर माना जाएगा या दो? दो। मैंने ऊपर एक किराएदार नहीं बैठाया। हाँ बताओ, 3 घर हो गए ना। फ्लोर नंबर 2 पर लेट आउट नंबर 1, लेट आउट नंबर 2, कितने घर माने जाएंगे? ये कितने घर माने जाएंगे? ये 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 3, 3 हो गए, 3 हो गए। क्या दें? 2, 2 क्या दें? 3 हो गए। अब बोलो, 3 घर हैं। कितने घर हैं? ये 2 नहीं, 3 घर हैं। घर नंबर 1 जिसमें मैं रहता हूँ, घर नंबर 2 जिसमें एक किराएदार की कंप्लीट यूनिट है, और घर नंबर 3 जिसमें एक किराएदार की कंप्लीट यूनिट है। टोटल 3 घर। क्लियर? इधर ताला लगा हुआ है, हो सकता है कोई नहीं रहता। अब बताओ कितने घर? काय का 2? काय का 2? 2, सही बोला बच्चा। हाँ, घर नंबर 1 ये, घर नंबर 2। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि दिन में मैं ये रहता हूँ, सोने यहाँ जाता हूँ। वो हमसे नक्शा थोड़ी मांगते हैं, और मैं उनसे बोलूँगा साल भर ये हमारे कब्जे में ही था, हम इसको पर्सनल यूज़ करते थे। अब गवर्नमेंट को बताओगे क्या? फ़ोटो खींच खींच कर दोगे क्या? ताला लगा रखे थे। अरे बोलो ना कि हम उस घर में रहते हैं, कभी कभार जाते हैं, सफाई करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। ठीक है ना? हो गया? मैं इस घर में 10 महीना रहा, और बाकी के 2 महीने मैंने इस घर को किराए पर दे दिया, और 2 महीना कूद करके मैं, जब ऐसा थोड़ी सड़क पर आ जाऊंगा मैं कूद करके चला गया अपनी छत पर, मैं 2 महीना वहां रहा। पक्की बात है। अब बताओ किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे? अच्छा सुनो, 10 महीना मैंने इसको किराए पर उठाया, खाली था ना। पहले इसको डील कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर टफ वाले पर चलेंगे। हाँ, किसको हम अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड माने? इसको या इसको? जिस ऑप्शन में हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जहां पर हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? कम होगा। पक्की बात है। मैंने कहा था तुम लोग गलत बोल दोगे, और देखो ना तुम सब लोगों ने गलत बोल दिया। नीचे वाला, हाँ, किराए पर 2 महीना बेटा उठाए हुए हो। मैंने कहा था 1 रुपया भी अगर तुमने किराए पर ले लिया तो वो लेट आउट माना जाता है। लेट आउट माना नहीं जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल लेट आउट है। इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। 2 महीना बेटा किराए पर उठा हुआ था। सुन सुन, 2 महीना किराए पर उठा हुआ है तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। 10 महीना किराए पर उठा हुआ है तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते।
ये तो पूरा किराए पर उठा हुआ है, इसको तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। मेरा घर और मैं बेघर। नहीं समझे मेरी बात? गलत बोल दिए ना तुम लोग, भावनाओं में बह के जवाब गलत दे दिया ना। और तुम लोगों ने कसम खाई थी, जब कसम खाई थी कि हम लोग सही जवाब देंगे। क्या हुआ तेरा घुमा के क्या पूछ रहे हैं? ऐसे थोड़ी पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी। जवाब गलत तो गलत, मैंने तो गारंटी दी थी। तुम लोग का ध्यान वहां से उतर गया था। अब समझ में आई बात? हाँ बोलो, अब तुम कुछ तर्क वितर्क कर रहे थे, कुतर्क कर रहे थे हम। बोलो बोलो। अरे जबान दिखाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं, बोलो। जबान दिखा रहा है। हटाए। लोग कहते हैं जबान को लगाम दो, तो रस्सी ले आओ, कांटी लगाओ और लगाम बना लो। है कि नहीं? कहता है ना। आगे चलें। आप गलती समझ में आई? हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। गलत बताओ। हाँ बोलो, कोई बीच में कुछ टोका। किसी की जीरो अब नहीं होगी ना। सब लेट आउट हो गया ना, सारा पूरा घर लेट आउट है। मेरा घर और मेरे लिए नहीं है। अब रहते तो तुम थे अपने ही घर में ना। मैंने कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड दैट प्रॉपर्टी बाय विच you have not earned even a single penny in the relevant previous year. That's it. क्लियर हुआ? अच्छा सुनो, दो घर हैं, हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर, एक ही घर है, दो यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। 10 महीना में इसमें रहा और 2 महीना में इधर चला गया। इसका दरवाजा इधर से है, इसका दरवाजा इधर से है, घर पूरा एक ही है। 10 महीना में इधर रहा, 2 महीना इधर रहा। बताओ मैं किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा और किसको लेट आउट? किराए पर नहीं दिए हैं। किस काय को दोनों, काय को दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड केवल किसको मानेंगे? दोनों। क्यों बताओगे गवर्नमेंट को कि हम यहाँ नहीं रहते? मैंने कहा ना, घर एक है, यूनिट 2 है। बार बार वहीं क्यों फंस रहे हैं? अच्छा हाँ, तो फंसने की जरूरत क्या है? क्यों बताओगे गवर्नमेंट को हम इधर 2 महीना रहे, इधर 10 महीना? अरे पूरा घर मेरे ही नाम था। और बोलो, हम यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं यहाँ, नहाने यहाँ जाते हैं, रहते हैं यहाँ, खाना यहाँ खाने जाते हैं। तो गवर्नमेंट थोड़ी पूछेगी, है कि नहीं? उसको समझ में, ब्रश करने हम यहाँ जाते हैं। चले, क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर है? अब इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट को एक ही घर है भाई, क्यों 2 मानेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं? हम लोगों ने सेक्शन 22 देख लिया। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनिंग देयरटू ऑफ व्हिच एसएससी इज द ओनर शैल बी चार्ज्ड टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 23 बताया था कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। पहला, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, फेयर नंबर 1 2, फेयर नंबर 1 रेंट नंबर 1, फेयर नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, फेयर नंबर 2, फेयर नंबर 2 और एक्चुअल रेंट। If actual rent is higher, then it is a gross annual value. If actual rent is lower and it is due to the vacancy, then actual rent is gross annual value. If it is due to any other case or reason, then fair number 2 is our gross annual value. Actual rent doesn't include unrealized rent. Unrealized rent is the rent which fulfills all these conditions. Number 1, rule 4 की चारों conditions fulfill करे। पहला, tenancy was bona fide, tenant has vacated all the properties, SSC has taken all the legal steps and SSC has made satisfied to the AO. That's it. 24 में 2 डिडक्शंस बताई थी। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें पहला बताया था
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दूसरा लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का पूरा मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 30,000 या 2 लाख मिलेगा। 2 लाख मिलने के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन 1499 या उसके बाद का लोन हो, लोन घर बनवाने और रहने के लिए, घर बनवाने या खरीदने के लिए लिया गया हो, और तीसरा जिस साल लोन लिया गया है उस साल को छोड़ करके उसके बाद के 3 सालों के अंदर घर बनवा करके कंप्लीट कर लिया गया हो। दैट्स इट, क्लियर। अदरवाइज 30,000। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी, समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखें, या अभी और कुछ थ्योरी पहले बता दें। बोलो भाई। एक थ्योरी छोटी सी बची हुई है, हम सोचते हैं कि थ्योरी आज ख़त्म ही कर लिया जाए, कुछ न बचे। सेक्शन 27 जो मैंने अभी तक नहीं बताई तुम लोग को। सेक्शन 27 और इस टॉपिक का नाम है डीम्ड ओनर। माना गया स्वामी, माने गए मालिक। कौन है ये डीम्ड ओनर? हो सकता है कि मिस्टर एक्स है, उसकी इनकम कुछ ऐसे हो, सैलरी से वो कमाता है 8 लाख रुपए, क्लियर, और रेंट से कमाता है 4 लाख रुपए। बहुत ही हायर लेवल इनकम का ये बंदा है। स्लैब रेट अधिक लगेगा, 10 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस कर गया, कितना लग जाएगा स्लैब रेट? 30%। अब 30% के आप ब्रैकेट में आते हो, टैक्स ब्रैकेट में आते हो, एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाएगा। 12 लाख का सीधे सीधे, 2 लाख का सीधे सीधे 30% चला जा रहा है। इसने एक चालाकी की, और इसने चालाकी की, इसने अपनी ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी। क्लियर है? एक एग्रीमेंट बनाया कि आज से इस घर की मालकिन मिसेज एक्स है, और इससे मिलने वाले सारे फायदे उसी के होंगे। 1 रुपया भी लिया नहीं, 1 रुपया भी लिया नहीं, और ट्रांसफ़र कर दिया लीगल डीड बना करके। दोनों ने साइन कर दी दांत दिखाते हुए। अगले दिन सरकार को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। क्यों बेस्ट ऑफ लक? ठेंगा दिखाया है कि बेटा अब टैक्स लेकर दिखाओ। 4 लाख में से तो 2.5 लाख सीधे सीधे माफ़ी हो जाएगा इस पर। एक तो टैक्स ब्रैकेट कम हो गया, और दूसरा 4 लाख में से 2.5 लाख पर तो सीधे सीधे माफ़ी भी मिल गई, उसका भी नुकसान। गवर्नमेंट को एक जगह से मार नहीं पड़ी, 2 जगह से। एक तो टैक्स ब्रैकेट कम हो गया, और दूसरा जीरो ब्रैकेट हो गया। 2.5 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा। 2 जगह 2.5 लाख की छूट मिलेगी। इसको भी 2.5 लाख की छूट, इसको भी 2.5 लाख की छूट। अब तक केवल इसी को 2.5 लाख की छूट मिल रही थी, अब 2 लोगों को 2.5 लाख की छूट मिलेगी, क्योंकि अब ये 4 लाख यहाँ नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और कहा कि इफ एनी property, house property has been transferred by any individual to his or her spouse without consideration or without adequate consideration, then in that case the income from that property would be treated the income of the Mr. X, means in the hands of the transferor. Now the income arises on that property will not be chargeable to tax in the hands of the recipient, in the hands of the transferee, but it would be chargeable to tax in the hands of the transferor. That's it. Here in this case it is chargeable to tax in the hands of Mr. X. पक्की बात है। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउस प्रॉपर्टी ओनली, हम ना तो ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ना तो किसी दूसरी एसेट्स, कार वगैरह की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन केवल एक ही चीज़ को लेकर है, वो है हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देता है बिना कंसीडरेशन के या बिना पर्याप्त कंसीडरेशन के, तो उस केस में उस मकान संपत्ति से मिलने वाली इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के हाथ में, न कि ट्रांसफरी के हाथ में। लेकिन अगर ये मकान ट्रांसफ़र किया है ट्रांसफरर ने
दोनों के अलग रहने के कंसीडरेशन में, कि अब ना मैं तुम्हारा मुंह देखूं ना तुम मेरा मुंह देखो, तुम अपने घर हम अपने घर, दोनों हो जाते हैं अलग अलग. If there is any agreement between both of them to live apart and the property has been transferred by any individual to his or her spouse, then in that case both of them would be treated separately. Clear है? पक्की बात है? कोई दिक्कत है? बोलते क्यों नहीं? अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को, स्पाउस का मतलब होता है मिस्टर एक्स के केस में उसका स्पाउस माना जाएगा मिसेज एक्स, और मिसेज एक्स के केस में उसका स्पाउस माना जाएगा मिस्टर एक्स. क्लियर है? अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है अपने स्पाउस को विदाउट कंसीडरेशन या विदाउट एडेक्वेट कंसीडरेशन के, तो उस प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स लगेगा. दैट्स इट. लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र किया गया है अलग अलग रहने के एग्रीमेंट में, तो दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगी, वहाँ क्लबिंग नहीं होगा. तीसरी चीज़, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, ढंग से सुनना, माइनर चाइल्ड को, अगर मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी मिस्टर वाई या अपनी बच्ची मिस क्यू को, उसका माइनर चाइल्ड है मिस्टर वाई या माइनर डॉटर है मिस वाई क्यू, उसको अगर ये ट्रांसफ़र कर दे तो भी इससे होने वाली इनकम इसके हाथ में मानी जाएगी. बात वहीं की वहीं, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, दोनों में कुछ फर्क है. अगर मिस्टर एक्स मिसेज एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और पूरा पैसा ले करके ट्रांसफर करता है, मैंने वर्ड यूज किया इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट एनी जीरो या विदाउट एडेक्वेट कंसीडरेशन, 20 लाख के बदले 1 लाख रुपए में, 20 लाख के बदले 5 लाख रुपए में, 20 लाख के बदले 8 लाख रुपए में, तो in that case the income arises in the hands of Mrs. X would be chargeable to tax in the hands of Mr. X. But if the consideration is proper, अगर consideration proper हो तो दोनों अलग अलग. सोचना क्या है, अगर consideration adequate हो तो अलग अलग, लेकिन माइनर चाइल्ड के केस में ऐसा नहीं है. अगर कोई प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर की जाती है, चाहे वो एडेक्वेट कंसीडरेशन हो चाहे इन एडेक्वेट कंसीडरेशन हो, दोनों केस में माइनर तो कोई एग्रीमेंट करने लायक वैसे भी नहीं होता, दोनों केसेस में माइनर चाइल्ड को अराइज होने वाली इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में ही जाएगी. लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर को, माइनर मैरिड डॉटर, तो उस केस में इसको अराइज होने वाली इनकम उस प्रॉपर्टी से इसी की मानी जाएगी, इसकी नहीं मानी जाएगी. पढ़ूं पहला पॉइंट देखिए, फिर डिफाइन करते हैं. पेज नंबर है आपका 1. ट्रांसफर टू अ स्पाउस और अ माइनर चाइल्ड, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स अदरवाइज देन फॉर एडेक्वेट कंसिडरेशन एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस नॉट बीइंग ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट और टू अ माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर डॉटर. बोलो क्या बोले, नहीं समझ में आई बात. माइनर की बात हो रही है तो माइनर मैरिड डॉटर, माइनर लिख लो उसके आगे, कोई दिक्कत नहीं. हम माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं ना. चल यहां तक क्लियर है. अगर माइनर डॉटर को ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी मैरिज हो चुकी है, तो उस केस में अगर उसको इस प्रॉपर्टी से कोई इनकम अराइज होती है तो भी वो मिस्टर एक्स के हाथ में अब नहीं जुड़ेगी.
किसके हाथ में जुड़ेगी हम देखेंगे किस चैप्टर में, क्लबिंग ऑफ इनकम में। क्लियर, पक्की बात। चलो, पहला पॉइंट इज ओवर। दूसरा, तुम लोगों ने देखा होगा कई इम्पार्टिबल स्टेट होते हैं। इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब ऐसे स्टेट, महल जिनको हम पार्टीशन नहीं कर सकते। कई महल दर्शनार्थ के लिए होते हैं, कई महलों में लोग रहते हैं, कई महलों में कोई एक आदमी रहता है, एक महल में कोई एक आदमी रहता है और उसी एक महल में सैकड़ों आदमी भी रह सकते हैं। एक स्टेट का मतलब क्या होता है, जब पिछले ज़माने की बात करो तो राजा महाराजे कुछ ऐसे बनवाते थे, पूरा उसमें पूरा एक शहर बसा हुआ है, ये घर ये घर ये घर, छोटे छोटे ये खेत ये घर बना हुआ है और ये राजा का महल है बड़ा सा। ये पूरा एक स्टेट है। पक्की बात है ना। अगर ये स्टेट इम्पार्टिबल है, अविभाज्य है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता मतलब दीवारें ढाओगे नहीं ना, खुले में होता, बड़ा मैदान होता, उसमें हर कोई रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, ये हटा दो दीवारें, झंझट खत्म, ये पार्टिबल स्टेट हो गया। क्लियर? ये इम्पार्टिबल स्टेट है। अब मैक्सिमम पोर्शन तो राजा को दे दिया गया, रूलर एक्ट है, उसको बाद में देखेंगे हम लोग, वेल्थ टैक्स एक्ट में बाद में कभी डिफाइन किया जाएगा। फिलहाल इसमें इतना समझो कि इस इम्पार्टिबल स्टेट में सैकड़ों लोग रहते हैं। ठीक, इसका असली मालिक कौन, कोई नहीं जानता। किससे टैक्स ले? इससे ले, राजा से ले। बेचारा राजा कभी राजा हुआ करता था, अगर टैक्स लोगे रंक बन जाएगा बेचारा। नहीं समझे? टैक्स देते देते उसका महल गिरवी हो जाएगा। ऐसे केस में कहा गया जो इस पूरे स्टेट का होल्डर होगा, इंडिविजुअली हम टैक्स नहीं लेंगे। किससे लेंगे? जो पूरे स्टेट का होल्डर होगा, क्योंकि ये इम्पार्टिबल स्टेट है। क्या है ये? इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस पूरे स्टेट का जो होल्डर होगा, जिसने होल्ड किया होगा, अब चाहे राजा होल्ड करे चाहे कोई दूसरा बंदा होल्ड करे, उसी को डीम्ड ओनर मानते हुए सारा टैक्स उसी से लिया जाएगा। उसी को डीम्ड ओनर मानते हुए सारा टैक्स उसी से लिया जाएगा। The holder of the impartible state would be treated as deemed owner of all the properties comprised in that state. इस स्टेट में जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उन सब के लिए मालिक एक, कौन? होल्डर ऑफ द इम्पार्टिबल स्टेट। क्लियर है? वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, लोगों ने गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने के लिए एक से एक तरीके ईजाद किए, जिसमें से एक तरीका ये है, तुम्हारी जेब में 5 लाख रुपए, घर ले लोगे तुम, 5 लाख में घर मिल जाएगा? तुमको घर मिल जाएगा 5 लाख में? 4 लाख में? 4.5 लाख में? नहीं मिलने वाला। क्या चौल में जाकर रहोगे? और समझ नहीं आता चौल क्यों कहते हैं, जबकि पूरा मोहल्ला होता है वो। हाँ बताओ, टेंट में रहोगे? 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए। अब थोड़ा बड़ा सोचो। हमेशा छोटी जगह पर, मतलब हम लोग थोड़ा बड़ा सोचने के लिए है ना, कि बड़े घर में 4 कमरे 5 कमरों का घर होगा। नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटर कार का इस्तेमाल करेंगे। इधर देखो, इधर देखो। हाँ बोलो बोलो। मिल जाएगा 4 लाख में? 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। लेकिन अगर अच्छा घर चाहिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम दिलवा सकते हैं। भरोसा है? भरोसा है मेरे ऊपर? है, होना चाहिए। हम दिलवा देंगे। 5 लाख रुपए दो, अपने सपनों का महल पाओ। कैसे? मान लो 50 बच्चे एग्री हो गए,
कि सर हमें हमारा सपनों का घर चाहिए। सबने 4-4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 7 लाख। लगभग कितना हो गया? 2 करोड़ रुपीस। क्या 2 करोड़ रुपयों में मैं एक जमीन नहीं ले सकता? छोटी सी, छोटी सी, और उस पे कई फ्लोर नहीं बना सकता? बड़े बड़े नहीं बन सकता। आजकल यही तो सिस्टम चल रहा है, और क्या। और सबको मैंने बांट दिया। क्या तुम लोग तैयार हो 5 लाख रुपए देने के लिए? भरोसा नहीं है सर। आपका ईमान डगमगा गया 2 करोड़ देखकर, तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग के घरों की नींव क्या होगी? सपनों का महल सपनों में ही रह जाएगा। भरोसा नहीं कर सकते। सुनो इधर, भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कहा भरोसा कर लो, ओकाया बैटरीज। भरोसा तो बड़ा अच्छा सॉन्ग बनाया है ओकाया वालों ने, और डांस कर करके भरोसा, और धर्मेंद्र भी उसमें नाच रहा है। अब इतना भरोसा, इतनी खुशी मिल रही है भरोसे पर, डांस कर रहे हैं। सोचो, अजीब बात है, हम लोग को कोई अच्छा सामान मिलता है हम लोग डांस थोड़ी करते हैं। पूरे घर वाले मिल करके डांस करना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कौन पीछे से बैंड बाजा बजाता है। हमारे घर में तो कोई नहीं होता, डांस करना भी चाहते हैं, कोई बजाने वाला नहीं होता। क्या हो गया? क्या सब क्या कर रहा है? अच्छा, सबको एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। कल मैंने अपने किसी से बोला कि हमें इस सिटी में जाना है, सर ट्रेन से ही जाइएगा। मैंने कहा नहीं, कार से जाएंगे। तो कह रहा है ट्रेन से ही जाइएगा, रास्ता बड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा ख़राब है क्या? कह रहा है हाँ। मैंने कहा जाएंगे यहाँ से शादी के लिए चेहरा ले करके निकलेंगे, और वहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैयत में शामिल होने आए। चेहरा बदल जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो ये 50 स्टूडेंट्स ने हमारे ऊपर भरोसा किया। कैसे भरोसा किया मालूम है? कैसे भरोसा किया? हमने कहा हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। नहीं बना सकते? देखते होगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं। एक कंपनी खोल लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या सोसाइटी का मेन पर्पस होगा घर को बनाना और अपने मेंबर्स को घर अलॉट करना। अब उसमें हम इन 50 बच्चों में से किसी को 2-3 बच्चों को मिला करके ट्रेजरार बना लेंगे, या हम भी उसमें ट्रेजरार बन जाएंगे, खजांची। कोई चेयरमैन बन जाएगा, कोई सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई कुछ कोई कुछ, ठीक है ना। पूरी एक सोसाइटी का लीगल फॉर्म स्टेटस क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद बैंक में अकाउंट खोल करके 5-5 लाख रुपए जमा करोगे। अब तो भरोसा है, हाँ या ना? अब भरोसा हो गया। बैंक में पैसा जमा हो गया, और उस बैंक से फिर ज़मीन खरीदी जाएगी, बैंक से पैसा निकाल करके। ज़मीन खरीदने के बाद घर बनवाया जाएगा। अब सबकी निगरानी में बन रहा है, अब तो धोखा हो भी नहीं सकता। अब जब घर बन गया तो उसके बाद सबको उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट, तुमने कितना दिया था? 8 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर तुम्हारा। तुमने कितना दिया था? 4 लाख रुपए टॉप फ्लोर तुम्हारा। अब सीढ़ी चढ़ चढ़ करके बाकी 4 लाख तो हम वसूली लेंगे। तो ये अलॉटमेंट होगा। क्या होगा? हैं? और 5 लाख के घर में लिफ्ट चाहता है तो सीधे ऊपर से कूद जाना, लिफ्ट से ज़्यादा तेजी से नीचे आओगे। वो जब कूदोगे अपने आप ऊपर भी चले जाओगे। उसके लिए दोबारा लिफ्ट की जरूरत नहीं। तुमको क्या लगा तुम यहीं रह जाओगे? हम तुम्हें वापस ऊपर भेज कर रहेंगे। एक से एक करा ऊपर जाने के लिए। मतलब वो तैयार है कूदने के लिए,
और फिर ऊपर जाने के हद होती। तुम लोग टैक्स पढ़ रहे हो, कॉमेडी पढ़ रहे हो। देखो इधर, तो ये 2 करोड़ रुपए से मैंने जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनवाई और उसके बाद सबको उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट अलॉट कर दिया। जमीन किसके नाम से थी? मेरे नाम से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से, या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मालिक कौन उस जमीन का? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पूरे फ्लैट्स जो बने हुए हैं उनका मालिक कौन? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन रह कौन रहा है? तुम रहने वाले तुम लोग, हम भी रह रहे हैं। अब बताओ टैक्स किस पर लगेगा? तुमने अपना फ्लोर किसी को किराए पर दे दिया, तुमने अपना फ्लोर किसी को किराए पर दे दिया, तुम अपने फ्लोर में खुद रहते हो, तुम अपने फ्लोर में फ्लैट में खुद रहते हो, तुम अपने फ्लैट में खुद रहते हो। बताओ किराया किस पर लगेगा? तुम लोगों पर लगेगा या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर लगेगा? नहीं लगेगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर नहीं लगेगा। ऐसे तो बड़ा लोचा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हिसाब मांगते मांगते परेशान हो जाएगी और तुम लोग बड़े ईमानदार हो कि समय पर हिसाब पहुंचा दोगे। मेरी बात समझे? अगर 100 घर हैं तो हिसाब मांगते मांगते कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी हालत ख़राब हो जाएगी। ये कहेगा हम तो जा रहे हैं 10 दिन के लिए बाहर। अब पीछे दौड़े, ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए सीधा सीधा एक हिसाब बता दिया गया। आप अपने घर के मालिक मान लिए जाएंगे, आप अपने घर के लिए मालिक मान लिए जाएंगे, आप अपने फ्लैट के लिए मालिक खुद माने जाएंगे। ये मत सोचना मालिक वो है तो अब हमारा टैक्स ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। आप ही के ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट होगा। यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर, यू आर नॉट द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, बट यू वुड बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय यू। क्लियर है? पक्की बात है। अगर आपने अपना घर किराए पर दे रखा है तो आप अपने इनकम में शामिल करिए और उस पर टैक्स दीजिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन वगैरह की ओर मत देखिए। क्लियर है? ये था पॉइंट नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। मैं एक बिल्डर हूँ, तुम लोग को मालूम नहीं है, आज मुझे पता चला। तो मुझसे एक बंदे ने कहा कि बिल्डर साहब और ये मेरी ज़मीन है, इस पर 6 माले की बिल्डिंग बनवाओ। मैंने कहा मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। कितने फ्लोर बने? 4, 5 और 6। ये 6 माले की बिल्डिंग बना दो। नक्शा उसके दिया। मैंने कहा बन जाएगा? मैंने कहा बन जाएगा। उसने कहा कितना? मैंने कहा 2 करोड़। उसने मुझे 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे दिए। मैंने बनवाया और पूरा बना करके दिया। मैंने उसको कहा 40 लाख रुपए दो, 40 लाख रुपए दो। उसने कहा देखो बिल्डर साहब, हर एक फ्लोर मेरा 60, 70, 80 लाख रुपए का है। आप एक काम करो, सबसे ऊपर वाला फ्लोर ले लो और 40 लाख रुपए मत दो। पक्की बात है ना? हमसे 40 लाख रुपए मत लो और कोई एक फ्लोर चुन लो। मैंने सबसे टॉप फ्लोर चुना क्योंकि मुझे छत फ्री में मिल गई। सीढ़ी से आना जाना है तो उसकी वाली आइडिया कूद जाऊंगा, फिर ऊपर चला जाऊंगा। ऐसा ही कुछ सोच करके मैंने ले लिया। बताओ ये घर किसका? इसके चाबी उसने मुझे दे दी। मैं जा रहा था, उसने ऐसे फेंकी चाबी, मेरे हाथ में चाबी। मैं चाबी घुमाते हुए अपने फ्लोर पर पहुंचा, ताला देखा, घर देखा, चाबी अपनी जेब में रख करके अपना काम कर रहा हूँ। बताओ घर किसका है? वो घर मेरा है, बिल्डर का, या फिर उस बंदे का जिसने ये प्रॉपर्टी बनवाई है? क्योंकि अभी भी मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूँ। अगर इस फ्लोर से कुछ कमाई होती है तो उस पर टैक्स कौन देगा? मैं बिल्डर या वो बंदा जिसने ये घर बनवाया, जिसके नाम से ये सोसाइटी है? मेरे पर। इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं मालिक नहीं हूं घर का, लीगल ओनर नहीं हूं, लेकिन मालिक मान लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा? देयर इज अ क्लॉज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882।
टीपीए 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53A में 53 ऐसे लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53A में साफ साफ लिखा हुआ है। इतना साफ लिखा है कि दिखता नहीं है, इतना साफ लिखा है। क्या लिखा है सर जी? लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द ओनरशिप it is not necessary at all that the property must be registered in the name of the person who claims of the possessions, means who has the possession of that property. जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी का आपका लीगल ओनरशिप होगा तो ही आप ओनर माने जाओगे। इफ यू हैव अ प्रॉपर पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी यू वुड बी ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और मैं ये नहीं बोल रहा, ये सेक्शन 53A बोल रहा है। एक तो प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में हो और प्रॉपर्टी से मिलने वाले इंजॉयमेंट आप ही इंजॉय करते हो, प्रॉपर्टी से मिलने वाले बेनिफिट्स आप ही इंजॉय करते हो, आप मालिक मान लिए जाओगे। प्रॉपर्टी का आपके नाम रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ये मैं नहीं बोलता। एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 53A जो साफ साफ बोलता है कि प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि आपके नाम से हो तो ही आप ओनर हो। अगर प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, पोजीशन का मतलब चाबी और ताला आपके हाथ में है, तो भी प्रॉपर्टी आपकी ही मान ली जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 27 ने डीम्ड ओनर का प्रोविज़न बनाया। क्या बनाया जरा देखो। Person in possession of a property, a person who is allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred in section 53 of the Transfer of Property Act 1882. क्लियर? नहीं समझ में आई बात? अब क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। छोड़ दें अभी। हमने पहला क्या देखा? अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, देन द बेनिफिट और द इनकम अराइजेज इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। दैट्स इट। If the property has been transferred under an agreement to live apart, then in that case taxation of the income, taxation on the income arises on that property would be chargeable to tax in the hands of the recipient of the income, means the transferee. Clear है? If any property has been transferred by any individual to his or her minor child, चाहे without consideration चाहे adequate consideration, doesn't mean at all, will be chargeable to tax in the hands of the transferor. That's it. But if it is given to a minor married daughter, it should not be clubbed, means this provision is not applicable. Point number 3. In case of impartible estate, the holder of the impartible estate would be treated as the deemed owner of the properties comprised in that state. Point number 4. If any house is allotted to its members of the society or members of the cooperative housing society or the shareholders of a company, then in that case the owner of the property would be treated the person to whom the property has been allotted. क्लियर? लास्ट मैंने बताया कि एनी पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट will give you the ownership of that property if it is given under the section 53 of the Transfer of Property Act 1882. That's it. लास्ट पॉइंट अभी नहीं बता रहे, सेक्शन 269U, वो आपका चैप्टर 20C कभी हुआ करता था, अब नहीं है। ये चैप्टर 20C था एंड दैट वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चैप्टर 20C कभी हुआ करता था, अब नहीं है। उसमें सेक्शन 269UA वगैरह सारे प्रोविजंस थे, अब वो चैप्टर नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे। फिलहाल इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। लीज पे प्रॉपर्टी दी जाती है। आज की डेट में कहीं पर भी तुम लोग रेंट पर प्रॉपर्टी मांगने जाओ तो सामने वाला कहता है 11 महीने का किराएदारी बनाएंगे। 1 साल नहीं बनाता, 11 महीना। क्यों भाई? कभी रीज़न सोचने की कोशिश की है कि वो 1 साल का क्यों नहीं बनाता, 11 महीने की क्यों बनाता है? वो रीज़न ये है। ठीक है ना? अगर सामने वाले ने आपको 1-1 साल का भी एग्रीमेंट 12 बार रिन्यूअल कर दिया 12 साल तक, तो आप उसका मालिक माने जाओगे।
मान लो मैंने किसी के पास गया, मैंने 1 साल का एग्रीमेंट बनवाया, फिर 1 साल का एग्रीमेंट बनवाया, 2 साल का। जरा देखिए पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं लास्ट। अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट बाय वे इन और विद रेस्पेक्ट टू any building or part thereof by virtue of any such transaction as in referred to in the section 269A UA of that building or part thereof, और साफ साफ लिखा है by way of a lease from month to month or for a period not exceeding 1 year, जो 1 साल से अधिक न हो। यानी जहाँ 1 साल से अधिक का आपने किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट कर लिया और 12 साल से ज़्यादा अगर आपने उसमें रह लिया तो आप उसको हकदार मान लेते हैं उस घर के मालिक की तरह। ठीक है ना। फिलहाल ये चैप्टर अभी नहीं है इनकम टैक्स पे, इसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। बाकी जो मैंने पेज नंबर 4 पर दिया है इसको मैं अभी नहीं बता रहा, आप लोग पढ़ करके आएंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम उसमें कवर करेंगे, चाहे वो कंपोजिट रेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉइंट नंबर ए हो, स्टाफ क्वार्टर को दिया गया हो, चाहे अथॉरिटीज़ को दिया गया हो, ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। ये 5 पॉइंट हैं और इसको अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2 सेक्शन बचे, बेसिकली 2 नहीं 3। सेक्शन 25A एंड लास्ट है सेक्शन 25 एंड द लास्ट सेक्शन इज 27 हम लोगों ने अभी अभी देखा। पक्की बात है ना। ये भी पॉइंट हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साथ साथ देखेंगे। इसको हम कहते हैं अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, इसको हम कहते हैं एरियर ऑफ रेंट रिसिव्ड, और इसको हम कहते हैं को ओनरशिप। क्लियर है। इसको हम कहते हैं को ओनरशिप, ये बताता है एरियर ऑफ रेंट रिसिव्ड और ये बताता है अनरियलाइज रेंट रिसिव्ड। इन 3 के ट्रीटमेंट हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। थ्योरी इज ओवर नाउ। अब थ्योरी में हमारा कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू बच्चों।